Hello students, welcome to the chemistry class. In this lecture we are going to discuss about the quantum mechanical model of atom, which is depend upon the basically postulates of the or concepts of the quantum mechanics. तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या थी बेसिकली बेटा? क्वांटम मैकेनिक्स जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था जब हमने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स बेटा वो साइंस है जो बेसिकली डी ब्रोगली, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जो कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर बेस्ड जो साइंस है उसे क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं. क्लियर है? कौन सी होती है क्वांटम मैकेनिक्स बेटा? जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो साइंस थी उसे क्या बोला गया था? क्वांटम मैकेनिक्स. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी क्वांटम मैकेनिक्स की? बेसिकली क्लियर है, नीड ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स. तो नीड इसलिए थी बेसिकली बेटा क्योंकि जो इससे पहले की जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी बेसिकली, जिसमें न्यूटन्स की बारे में डिस्कस किया था, न्यूटन के बारे में, जहाँ पे जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस जो होते हैं उसके ऊपर बेस्ड जो साइंस थी उसे क्लासिकल मैकेनिक्स बोला गया था. क्या बोला गया था? क्लासिकल मैकेनिक्स. तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिकली बेटा क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन होता था, उसी के ऊपर बातें होती थी. और जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थे वो वेरीफाई करते थे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए. क्लियर है? लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक दैट ऑफ ए मोशन ऑफ ए स्टोन, मोशन ऑफ ए प्लैनेट्स अराउंड द सन, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ ए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस वी कांट एबल टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. क्लियर है? हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग. क्लियर है मेरी बात? जैसे कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ एटम, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, इन चीज़ों को हम लोग क्लासिकल मैकेनिक यानी कि जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थे उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते. तो दैट्स वाई क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं वेरीफाई कर सकी मॉडल ऑफ एटम को. उसके लिए फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई बेसिकली. क्लियर है? तो क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ मॉडल को पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटी सी बात पढ़ लेते हैं, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. क्या पढ़ते हैं बेटा? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. तो श्रोडिंजर एक साइंटिस्ट का नाम है, अर्विन श्रोडिंजर नाम था उसका, बेसिकली ग्रीक का रहने वाला था जहाँ तक मुझे याद है वो. तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अंदर बेसिकली बेटा क्या है, जो साइंटिस्ट है उसने क्या लिया है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ली है और 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया और इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन को कंसिडर किया. यहाँ पर क्या कंसिडर किया? इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन इन ए 3 डायमेंशन. श्रोडिंजर ने बेटा क्या किया है? इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन को 3D डायमेंशन के अंदर या 3 डायमेंशन के अंदर डिस्क्राइब किया. क्लियर है? तो उसने जब डिस्क्राइब किया इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को, वेव मोशन को इन 3D के अंदर, तो उसने एक इक्वेशन बनाई जिसका नाम था श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. वो इक्वेशन क्या थी बेसिकली बेटा? वो इक्वेशन थी, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ डायरेक्टली, वो इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ मैं आपको. कर्ली स्क्वायर ऑफ साई डिवाइड बाय कर्ली स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कर्ली स्क्वायर ऑफ साई और कर्ली स्क्वायर ऑफ वाई प्लस कर्ली स्क्वायर ऑफ साई कर्ली स्क्वायर ऑफ जेड. क्लियर है? उसके बाद था प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाय h स्क्वायर और e माइनस b इज इक्वल टू 0. क्लियर है? दिस इज द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. इसे क्या बोला गया? ये फाइनली इक्वेशन है जो रिजल्ट आया था उसका. क्लियर है? इक्वेशन कैसे आती है, ये कैसे ड्राइव हुई, कैसे बनी है, वो हम लोग हायर क्लासेस के अंदर आएगा आपको. जब आप बीएससी वगैरह करोगे मेडिकल या नॉन मेडिकल के अंदर, तो वहाँ आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के अंदर
ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ने को मिलेगी, ये डिराइव कैसे हुई। यहाँ पर हम सिर्फ इसके रिजल्ट को डिस्कशन करेंगे, ओनली इस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई एंड जेड आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि 3 डायमेंशन को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक्स वाई जेड ये होता है 3 डायमेंशन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड प्लेन जो होता है, यानी कि तीनों प्लेन को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्लियर है। जहाँ पे जो साई दे रखा है इसे क्या बोलते हैं, साई। क्या बोलते हैं बेटा, साई। तो जो साई है वो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। हम इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है श्रोडिंगर। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन को। तो जो वेव है उसकी, उसका एम्पलीट्यूड है ये साई। क्लियर है। क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव तो पढ़ा होगा आपने, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव डिस्कस किए थे। बेसिकली ये क्या होता है, हाइट ऑफ द क्रस्ट और हाइट ऑफ द ट्रफ। अगर मैं जनरली रफ सा एक आइडिया दूं आपको, तो ऐसे करके जो मेरी वेव थी एक, उसके अंदर ये हाइट, ये वाली हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ पर भी इस मैक्सिमम पॉइंट से लेकर के यहाँ तक ये डेप्थ हो गई। क्लियर है। यानी कि ये डेप्थ ऑफ द ट्रफ या फिर हाइट ऑफ द क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो उस एम्पलीट्यूड को यहाँ पर किससे डिनोट किया गया है बेटा, साई से डिनोट किया गया है। किससे डिनोट किया गया है, साई के साथ। क्लियर है। उसके बाद इसके अंदर दे रखा है ई। ई क्या है बेटा, टोटल एनर्जी। क्लियर है। टोटल एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। क्लियर है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद V क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, इलेक्ट्रॉन की। ये टोटल एनर्जी है E, और V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और इसके अंदर जो H दे रखा है वो तो आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से। हर बार H क्या होता था हमारा, प्लांक्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसके पुत्र, प्लांक्स कांस्टेंट। तो वो जो m होता है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, क्या है ये, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इसको बोला जाएगा यहाँ पर बेसिकली। तो दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके मैंने जो टर्म्स इसके अंदर यूटिलाइज हुई है वो मैंने आपको बता दी है। अब ये क्या है, कर्ली स्क्वायर लिखा है मैंने ये ऐसे करके, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्ली। क्या बोलते हैं, कर्ली। जैसे डेल्टा नहीं होता, डेल्टा ये आपने पढ़ा हुआ है, डेल्टा का साइन होता है, तो ऐसे ही ये कर्ली है बेटा। क्लियर है। तो अब ये हो क्या रहा है, ये डेरिवेटिव है। क्लियर है। साई का सेकंड डेरिवेटिव है ये विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। जो बायो वाले, सॉरी जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है, नॉन मेडिकल वाले, वो अच्छे समझोगे, उनके डेरिवेटिव नाम की कोई चीज़ आई होगी। नहीं आया तो आपके आ जाएगा इन फ्यूचर। क्लियर है। मैथ्स के अंदर आएगा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बारे में। तो हम ये डेरिवेटिव कर रहे हैं। डेरिवेटिव मतलब चीज़ों को तोड़ना होता है। क्या होता है, तोड़ना, चीज़ को तोड़ तोड़ के लिखना। क्लियर है। तो अब यहाँ पर अब जब दो लगा हुआ तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव। एक बार डेरिवेटिव कर दिया, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव कर दिया, उसे बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। अभी के लिए बस जस्ट याद रख लीजिए कि डेरिवेटिव है ये सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, ये आप इन फ्यूचर पढ़ोगे। क्लियर है। बायो वालों के लिए भी मैं यही कह सकता हूँ कि आप लोग या तो अपने फ्रेंड्स की मदद से पूछ लीजिए किसी फ्रेंड से कि डेरिवेटिव क्या होता है। क्लियर है। अब उसको एलोबरेट करके तो मैं बताने से रहा। क्लियर है। या फिर अगर एलोबरेट ही करवाना है तो मैं आपको फेस टू फेस अच्छे से बता पाऊंगा फिर। ओके, चलिए दैट्स इट। अगर बेसिकली स्टार्टिंग में क्या था, ये स्टार्टिंग में ऐसे था, करली साई डिवाइड बाय करली एक्स, ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी का मैं सेकंड डेरिवेटिव कर दूं, इसी डेरिवेटिव का एक बार और डेरिवेटिव कर दूं तो वो ऐसे होगा। क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक समझ आया नहीं आया? ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक होगी बेटा इक्वेशन में, ये स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, ये इन कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होगा बेटा।
यहाँ पर भी यहाँ पर आएगा। दिस इज द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो अब एक्चुअली में ये चीज क्या है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, क्लियर है? ये मैं रफ कर रहा हूँ एक बार, ऑप्सो आप सभी ने नोट कर लिया हुआ ये अच्छे से सारा कुछ। जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है उसको सिंपल भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सिंपल इसका तरीका होता है लिखने का, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ओके, ई फिर वही है, यहाँ पर क्या है? ई एनर्जी। क्या है बेटा? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली क्या है? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एच क्या है यहाँ पर? एक हैमिल्टन ऑपरेटर, ये कैप लगी हुई है एच कैप, ये हैमिल्टन ऑपरेटर को या ऑपरेटर को डिनोट करने का तरीका होता है बेटा, ये नोटेशन है ऑपरेटर को डोनेट करने की। क्लियर है? क्या है ये? हैमिल्टन ऑपरेटर। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? हैमिल्टन ऑपरेटर बोलेंगे बेटा इसको। तो हैमिल्टनियन जो ऑपरेटर है ये, पहले एक बार कंफर्म कर लेना जस्ट एक बार, क्या है मैं याद नहीं आ रहा मुझको, चलो छोड़ो इस बात को। तो क्या है बेटा? ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर। क्या है? हैमिल्टनियन ऑपरेटर है ये जस्ट, ये भी कहाँ से आया ये भी आप हायर क्लासेस के अंदर ही सीख सकते हो, अभी तो जस्ट आपको याद रखना पड़ेगा ये। क्लियर है? तो यहाँ से अब इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं बेटा? यहाँ से हम ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और साई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ई क्या है? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इससे हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड एनर्जी कितनी है। ई डिनोटेड द क्वांटाइज्ड और ए फिक्स्ड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जिस इलेक्ट्रॉन की हम लोग क्या बात कर रहे हैं? वेव मोशन को, जिसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और साई क्या होगा बेटा उसका? साई को यहाँ पर बोला जाएगा अब वेव फंक्शन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? इसकी वैल्यू जो आएगी उसको बोलेंगे वेव फंक्शन। क्या बोलेंगे? वेव फंक्शन। ये होता क्या है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा ये क्या चीज होती है। क्लियर? अभी जस्ट टर्म्स को पढ़ लीजिए जस्ट, ठीक है? इनका एज इट इज आगे कोई रूल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड आगे वाला जो पोर्शन है मेरा, दैट्स व्हाई मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अब बेसिकली अब ये दिस इज अबाउट द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो अब यहाँ पर हमारे आगे आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन, कि वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमारा साई है उसका। सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहली बात क्लियर कर देता हूं, साई का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता। जब साई साई है ओनली, तब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा बेटा। क्लियर है? हाँ, लेकिन अगर साई स्क्वायर है हमारे पास, अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए, then it is very important for us. Psi square denote the probability of the electron probability of finding electron at that point, एक फिक्स पॉइंट के ऊपर जहां पर हम बात कर रहे हैं, या फिक्स पोजीशन के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी आप समझते हो, संभावना होता है बेसिकली एक। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एक पॉइंट के ऊपर, वो चीज को डिनोट करता है साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर की वैल्यू से हमको ये पता चलता है, यानी कि साई स्क्वायर से हमें ये पता चलता है कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना कितनी है, कितनी संभावना है कि वहां पर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। क्लियर है? अभी हम लोगों ने क्या कहा? हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन इन 3 डायमेंशन। अगर 3 डायमेंशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेव है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जा सकता है मूव करके। क्लियर है? वो वेव कहीं पर भी हो सकती है, इन एनी डायरेक्शन अराउंड द एटम, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम।
यानी कि अब न्यूक्लियस जो होगा एटम का, उसके सराउंडिंग में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन की मोशन हो सकती है और उसकी वहाँ पर वेव मोशन वो होगी। तो यानी कि अनेकों पॉइंट हो गए जहाँ पर पाने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मिलेगी आप लोगों को। क्लियर है? तो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। भाई इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर हो सकती है, मे और मे नॉट बी। मैं फिक्स नहीं कहता कि पक्का मिले ही मिलेगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एक संभावना होती है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? जैसे कि मेरे पास एक कॉइन है, क्लियर है, एक कॉइन है, 1 रुपीज़ का मेरे पास कॉइन है। अगर मैं उसको ऊपर थ्रो करूं तो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? दोनों में एक चीज़ ही आएगी, दूसरा नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा, एक ही काम होएगा, लेकिन उसकी आने की संभावना कितनी है? क्लियर? अब चांस 2 है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्लियर है? तो 1 चांसेस कितने हो गए? 2। ओके, और आपको कौन सा देखना है? हेड वाला। तो हेड का चांस इज 1 डिवाइड बाय 2 टोटल चांसेस, यानी कि ओवरऑल 50% चांस हो जाएंगे। कितने परसेंट हो जाएंगे बेटा? 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ सकता है और 50% प्रोबेबिलिटी है कि टेल आ सकता है जब मैं कोइन को ऐसे थ्रो करूँगा ऊपर। क्लियर है? नीचे जब वो गिरेगा तो आने की प्रोबेबिलिटी दोनों की बराबर रहेगी। ओके, जैसे अगर मैं कहूँ कि आसमान के अंदर काले बादल है, बिल्कुल ठीक है, अच्छे काले बादल हो रखे हैं, मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो रखा है, तो अब बारिश आने की प्रोबेबिलिटी है ज़रूर, लेकिन सर्टेनिटी तो नहीं है ना। देयर इज ए नो सर्टेनिटी कि उस दिन बारिश हो ही जाएगी, ऐसी सर्टेनिटी तो कुछ भी नहीं है, फिक्स तो नहीं है। क्या पता वो बादल थोड़ी देर बाद चले जाए और बारिश हो ही ना। ठीक है, तो बारिश तो नहीं हुई, लेकिन होने के चांस तो थे। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आपने 10th क्लास के अंदर ही पढ़ा होगा, आप यहाँ भी +2 के अंदर आएगी वैसे प्रोबेबिलिटी आपको, वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब फिक्स्ड नहीं होगी वैल्यू, सर्टेन नहीं होगी एक वैल्यू, चांसेस होंगे मे और मे नॉट भी। क्लियर है? तो अब जो साई स्क्वायर है ये बताता है इलेक्ट्रॉन फाइंड प्रोबेबिलिटी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो 3 डायमेंशन के अंदर हो रही है, तो सभी डायरेक्शंस के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उसकी वेव मोशन होगी। तो हर एक जगह पॉइंट होगा बेटा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, लेकिन जिस टाइम आप सर्च कर रहे हो उस टाइम कहाँ पर हो ये कोई फिक्स नहीं होता। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हमारी बात आती है कि उस चीज़ को क्या बोलेंगे। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, क्लियर है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी पाया जा सकता है। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की इसके चारों तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन उस समय यहाँ भी कर रहा होता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी, इन ऑल 3 डायमेंशन। क्लियर है? पूरी 3 डायमेंशन के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन फिर कहीं पर भी पाया जा सकता है। तो ये एरिया जहाँ तक इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है इसे बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? एटॉमिक ऑर्बिटल कि यानी कि बेसिकली स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड ए एटॉमिक ऑर्बिटल। उसे हम बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल कह देंगे। इस एटॉमिक ऑर्बिटल की परिभाषा को हम आगे थोड़ा और क्लियर करेंगे थोड़ी देर बाद, वहाँ पर थोड़ा और क्लियरली आपको समझ में आएगा बेसिकली। तो एक्चुअली में ये क्या है आपकी, अब वेव फंक्शन के ऊपर आते हैं दोबारा से। वेव फंक्शन क्या है आपका? एक्चुअली में वेव फंक्शन बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल को डिनोट करती है। क्या डिनोट करती है? एटॉमिक ऑर्बिटल को। इसे ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेव फंक्शन। क्लियर है? ये बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल है एक, ओके, उसका वेव फंक्शन होगा ये। जो साई है बेसिकली इस यहाँ पे इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई की इंपॉर्टेंस है ओनली। क्लियर है? और साई क्या है? वेव फंक्शन। क्या है बेटा? वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन क्या होता है? वैसे तो वेव फंक्शन का ऐसी चीज़ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन वेव फंक्शन का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो वो क्या बताता है फिर हमें? फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस, सराउंडिंग द न्यूक्लियस। अब इसी बात को लेके हम लोग चलते हैं हमारे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के ऊपर। क्वांटम मैकेनिकल
मॉडल ऑफ एटम। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये बातें जस्ट एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा माइंड के अंदर आपको रहना चाहिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में क्या होता है, इसमें जनरली इंपॉर्टेंट है साई और साई का सिग्निफिकेंस। साई का सिग्निफिकेंस क्या है, क्लियर है, साई और साई स्क्वायर का बेसिकली, क्लियर है। ये बात यहाँ पर अब तक के टॉपिक में सिर्फ यही बात इंपॉर्टेंट थी कि साई और साई स्क्वायर क्या होता है, क्लियर है। तो अब हम इस मॉडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉडल बेसिकली क्या है बेटा, अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन को डिस्क्राइब करेगा। ये क्वांटम मैकेनिक्स का जो मॉडल है एटम का, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, तो ये भी क्या लेके चलेगा, इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन को लेके चलेगा, क्लियर है। और ये भी ये कहेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी फिक्स जगह पर प्रेजेंट नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की सराउंडिंग द न्यूक्लियस कहीं पर भी पाया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी एवरी पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट होगी उसकी, क्लियर है। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर लूँ, एक मधुमक्खी के छत्ते की बात कर लेता हूँ मैं, क्लियर है, हाइव ऑफ ए बी, ओके। अगर मैं मतलब मधुमक्खी के छत्ते की बात करूँ, जैसे मान लीजिए ये मेरा मधुमक्खियों का छत्ता है और मैं एक मधुमक्खी को ले लूँ, एक मधुमक्खी को उठा लेते हैं हम लोग, ये वाली मान लीजिए मधुमक्खी है, वो बी है ये बेटा, क्लियर है। तो ये इस छत्ते पर अब ये जब ये इसके फ्लाई करेगी, यहाँ पर उड़ेगी जब, तो यहाँ पर भी हो सकती है एक टाइम पे, यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे 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 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये उड़ती उड़ती ये कहीं पर भी जा सकती है इसके सराउंडिंग में, क्लियर है। और ज्यादा चांसेस यहीं पर रहेंगे, कहीं पर भी एट एनी पॉइंट ये मधुमक्खी उड़ करके कहीं पर भी जा सकती है। और इन 3 डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन के अंदर, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन के अंदर कहीं पर भी ये फ्लाई कर सकती है। अब फिक्स तो नहीं होता कि मधुमक्खी सिर्फ यहीं उड़ेगी छत्ते में, वो कहीं पर भी जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से बेटा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी मोशन करता करता कहीं पर भी पाया जा सकता है सराउंडिंग द न्यूक्लियस, क्लियर है। जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो यहाँ पर भी हो सकता है, 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 क्लियर है। यानी कि वो मोशन करता करता कहीं पर भी मिल सकता है, जैसे कि एक मधुमक्खी के छत्ते के आसपास एक मधुमक्खी पाई जाती है, क्लियर है। तो अब मैं बात करता हूँ जहाँ तक पाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अब मधुमक्खी जो वो उड़ रही है वो इसके आसपास ही उड़ने के चांसेस उसके ज़्यादा है। अगर बाहर कहीं जाएगी तो वहाँ पर तो बहुत कम चांसेस है, वहाँ तो सिर्फ शहद वगैरह लेने के लिए ही जाएगी वो, क्लियर है। लेकिन उसके पाने के चांसेस इसके सराउंडिंग ही ज़्यादा है। अब वैसे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं यहाँ पर भी पाया जा सकता है कुछ टाइम पर। अब मैं इस मधुमक्खी के छत्ते को यहाँ पर मान लेता हूँ न्यूक्लियस, क्या मान लेता हूँ, न्यूक्लियस ऑफ द एटम मान लेते हैं बेटा, क्लियर है। तो अभी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है ये पूरा का पूरा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। ओके, तो अब वैसे तो वहां पर भी हो सकता है, यहाँ पर इन एनी डायरेक्शन, इन एनी वेयर, इनफाइनाइट जगह पर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब अगर मैं कहूँ तो एक फिक्स बाउंड्री तो नहीं हुई, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पाया जा सकता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद हो सकता है, उसकी कोई फिक्स बाउंड्री तो नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूँ कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है, यहाँ पर है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की, वहाँ पर बहुत कम चांसेस है, क्लियर है। इस एरिया में है इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, लगभग 90% चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन इसी एरिया के अंदर आपको मिलेंगे, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। 90% प्रोबेबिलिटी है ये। तो अब इस 90% जो प्रोबेबिलिटी है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने की, उस एरिया को बोलते हैं एक्चुअली में एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, इज डिफाइंड एज द, आपकी बुक में देखिए, एन एटॉमिक ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। एक ये 3 डायमेंशनल स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस, विद इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ ए गिवन एनर्जी इज मैक्सिमम। जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है।
मैक्सिमम कहने का मतलब अप टू 90% चांसेस है। क्लियर है? अब यानी कि वो एरिया जहाँ पर 90% तक इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं उसे कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ पर 90% चांस है कि इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है अपनी मैक्सिमम एनर्जी के साथ, तो उसे क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे उसको। अभी आगे अगर अपनी बुक के अंदर देखोगे तो यहाँ पर ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस दे रखा है, एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिट एक 2D सर्कल होता है, जस्ट जैसे पहले बोहर हो गया या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हो गया, वो सिर्फ 2D को लेके चले थे। वो कहते हैं एक सर्कल होता है इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जस्ट एक सर्कल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। उसने ये निकाला कि 3 डायमेंशन के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्बिट क्या चीज़? ऑर्बिट 2 डायमेंशन को करता है और ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होता है। क्या होता है ऑर्बिटल बेटा? 3 डायमेंशनल हो सकता है। हो सकता क्या है? होता ही है बेटा बेसिकली। क्लियर है? तो जो ऑर्बिट है वो सिर्फ 2 प्लेन के अंदर होगा और वो तीनों प्लेन के अंदर पाया जाएगा। तो 1-2 और डिफरेंस होंगे बेटा, वो आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? एक और डिफरेंस मैं इसके अंदर से बता देता हूँ आपको। वो कह रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमेशा बेटा 2 होंगे। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होंगे? 2। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा? 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऑर्बिट का नाम लूँ, ऑर्बिट क्या कहा मैंने? न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ एक सर्कल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है? ये 2 डायमेंशन की वे की बात हो रही है जस्ट। क्लियर है? तो अब एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने पाए जा सकते हैं? वो मिलेंगे आपको 2n²। क्या मिलेंगे बेटा? 2n²। क्लियर है? n यहाँ पर आएगा कि आप कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। आप फर्स्ट ऑर्बिट में कह रहे हैं, सेकंड ऑर्बिट में कह रहे हैं, या थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, या 5th ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। वो ऑर्बिट का नंबर होगा n, उसका स्क्वायर कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैं अगर बात करूं दूसरे ऑर्बिट में, जैसे ये पहला ऑर्बिट हो गया तो ये दूसरा ऑर्बिट। क्लियर है? तो ये जो दूसरा ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? अगर मैं इसी फॉर्मूले से निकाल के देखूं तो बेटा मेरा क्या आएगा? यहाँ पर 2n² लगाना होगा मुझे। 2 का 2 मल्टीप्लाई बाय n कितना है यहाँ पर? अब कौन सा ऑर्बिट है? 2 नंबर वाला, 2 नंबर रख दिया मैंने। स्क्वायर कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 × 4 = 8। यानी कि सेकंड ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑर्बिटल चाहे कोसा भी हो, कितने नंबर का हो, कहीं पर भी हो, उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। क्यों आएंगे 2? क्लियर है? वो बात मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा। क्लियर है? जब क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको वहाँ पर डिफाइन करूंगा कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं। क्लियर है? आज का लेक्चर सिर्फ एक बेस था, ओनली बेस। याद रखने की इसमें से कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी चीज़ को, जस्ट एक बार समझ लीजिए, ओवरव्यू के लिए बताया मैंने। एक्चुअली में जो क्वांटम है वो आगे स्टार्ट होगी हमारी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक बेटा? तो बी केयरफुल, इसको रीड आउट करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। आगे आपकी बुक में दे रखा है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये भी नहीं करना आप लोगों को। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू हाइड्रोजन एटम, ये भी आपको नहीं पढ़ना। ये दोनों पॉइंट कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है? सिर्फ ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना इनफ है। बाय बाय, टाटा।